चलिए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बेटा फटाफट से। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आप लोगों से करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुने। आप बेटा एक बार फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। हम इस बात को बहुत मतलब इस चीज को काफी ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो दोबारा ना हो आपसे। ठीक है। क्या डीपीपी का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स का पीडीएफ मिलेगा? यस मिलेगा। ठीक है। रिकॉर्डेड भी मिलेगा लेक्चर लाइव के बाद? यस मिलेगा। सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। पहला, क्या क्लासेस लाइव होंगी? यस। क्या डीपीपी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी? यस। ठीक है। क्या डीपीपी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी? यस। सॉरी, डीपीपी कैसे मिलेगी? डीपीपी पीडीएफ मिलेगी? यस। उसकी उसकी मतलब सॉल्यूशन मिलेंगे? यस। ठीक है। चलें स्टार्ट करें बेटा। फुल स्क्रीन होता है। अभी डाउनलोड कैसे हो जाएगा बेटा? अच्छा, ये कहां मिलेंगी वो सारा मैं आपको आज एक वीडियो डाल दूंगा अलग से। ठीक है। चलें। लेक्चर शेड्यूल आपको आ गया है एक वीक का। पूरा आपको एक साथ मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। ठीक है। यस। तत्व बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तत्व क्या है उसकी पीडीएफ आपको फ्री दे रहे हैं बेटा। आप सोचो, तत्व से हम क्वेश्चंस देने स्टार्ट करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तत्व को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको कोई और दे सकता है डीपीपी का, लेकिन तत्व के सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। चलें स्टार्ट करें। सही है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोपा मिलेगा 100%। अच्छा, मैंने एक चीज और सोची है, मुझे बताना कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है। बेटा मैंने जब बात करी ना ऑफलाइन में, मैं पटना में था, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि यार हम सर क्या होता है ना, इतना सारा चीज है, जैसे तत्व तो चलो आपने पीडीएफ दे दिया या हमने तत्व परचेज भी कर लिया, पर हम बहुत सारी चीजों की जिरोक्स नहीं करा पाते हैं। आप जो डोपा देते हो वो कहीं इकट्ठा मिल जाए और मैं उसकी जिरोक्स करवा सकूं। तो मैंने बोला बेटा कितने पैसे लगेंगे? कह रहे सर बहुत पैसे लग जाएंगे जिरोक्स के। तो सर आप कुछ ऐसा कर दो ना कि उसको कंप्रेस करके दे दो। छोटा छोटा लिखा हो चल जाएगा, लेकिन आप कंप्रेस करके दे दो ताकि उसके जिरोक्स के कुछ पैसे आपके बच सके। तो हम क्या करेंगे बेटा, कुछ ऐसा कर देंगे कि एक पेज में 20 की जगह मान लो 40 क्वेश्चन आ जाए, उसको कंप्रेस कर देंगे, उससे आपके जिरोक्स के पैसे बच सकते हैं। यस। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बेटा। मेरे को लग रहा था सही फुल स्क्रीन पे चल रही है। अब मुझे फटाफट से बता दो, क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हो? एक बार लास्ट टाइम फिर से बता दो। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बेटा थोड़ा सा बेसिक पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपके बेसिक बिल्डअप कर सके। अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, बेसिक ध्यान से देख लो। उसके बाद बेटा आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे ताकि चीजें आपको मतलब प्रॉपरली हो सके। यस। ठीक है। क्लियर है? यस। ठीक है। अगर नोट्स प्रीवियस ईयर के आपने अच्छे से बनाए हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, उसी में नई चीज ऐड कर सकते हो अगर आपने नोट्स प्रीवियस ईयर के अच्छे से बनाए हैं। पर मैं ये कहूंगा कि आप पहले साल, फर्स्ट ईयर आप क्या करो, पहले साल सॉरी फर्स्ट चैप्टर के लिए आप बना लो। जिन बच्चों के, मैं एक बार क्लासिफाई कर देता हूं, जिन बच्चों के नंबर 200 तक आए हैं, 200 तक, तो उनको नोट्स फिर से बनाने चाहिए क्योंकि उन्होंने नोट्स बनाए नहीं थे। जिनके 200 से 400 के बीच में और नोट्स बना रखे हैं, उसी में चीज ऐड कर सकते हैं, पर बेसिक वाले नोट्स नहीं होंगे आपके पास। और जिन बच्चों के 400 के ऊपर आए हैं तो मर्जी है बेटा, आप उसमें ऐड करो नहीं करो, पर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट चैप्टर के खाली नोट्स बना लो, उसके बाद से फिर आप ये डिसीजन ले लेना। सही है? ठीक है बेटा। अच्छा, रिकॉर्डेड फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, उसके लिए भी मैं देख लेता हूं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान सुनेंगे बेटा। सवाल पूछूंगा कि आपके हिसाब से जो नीट का पैटर्न है वो क्या जा रहा है। मैं रिपीट करता हूं, आपके हिसाब से नीट का पैटर्न जो है वो क्या जा रहा है? आपको क्या फील हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर इजी आ रहा है बायो का? आपको लग रहा है कि जितनी बायो आपने सीखी हुई है क्या वो काफी है? या आपको लग रहा है कि क्या बायो का पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अगर हम पहली क्लास में ये डिस्कशन नहीं करते हैं, हम आपसे बात नहीं करते हैं कि यार क्या सोचना है आपने पूरे साल, तो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो आज जो पहला लेक्चर है उसमें मैं आपसे पूरी की पूरी सही डायरेक्शन की बात करूंगा कि किस तरीके से आपको सोचना है, क्या आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा बेटा, क्या होगा, आप अगर सही तरीके से सोचोगे नहीं ना,
तो नीट में 330 तो आएंगे, पर वो आएंगे 1.25 घंटे 1.5 घंटे में, जिससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको मुझे प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए पूरा साल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम आज नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले 10 मिनट 15 मिनट में आपको यह समझा दूं कि आपने बायो के लिए क्या खास बातें ध्यान रखनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बायो के लिए आपको क्या खास बातें ध्यान रखनी है, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? सही है। चलिए, सबसे पहले मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। सबसे पहले मुझे आपके लिए सवाल है, ध्यान से सुने, ध्यान सुने। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नीट का पेपर कितने टाइम का, तो आप कहोगे सर 3 घंटे का। 3 घंटे में मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं? लगभग 180 क्वेश्चन। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं मुझे। सही है, 200 होते हैं पर करने तो 180 है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर मुश्किल नहीं आ सकता। पेपर मुश्किल आने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते जिसको सॉल्व करने में बहुत समय लगे। यस, तो दिमाग में ये रखना है कि अगर मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसके लिए बहुत कम टाइम है, जिसके लिए हम बात कर सकते हैं, बहुत कम टाइम है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, तो हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे बेटा, इस तरह का जो पेपर है जिसमें हमारे पास कम टाइम है, ध्यान दें, बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो हम क्या देखते हैं कि यार वो जो पेपर है, पेपर इजी ही आना चाहिए। यस, और वो डायरेक्ट लाइन से आना चाहिए, फैक्ट्स आने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका मतलब नीट का पेपर आगे भी इजी ही आएगा, इजी ही आएगा, ऐसा है। अब यहां पर एक चीज बहुत आपको समझनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी कि नीट का पेपर इजी आ रहा है, क्या बायो इजी है? नहीं। बायो में बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मुश्किल क्वेश्चन बना सकते हैं, पर क्योंकि टाइम कम है पेपर में, इसीलिए वो क्या नहीं करते, वो बहुत कम एप्लीकेशन करते हैं कॉन्सेप्ट की। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या फिजिक्स में, ध्यान से सुनो, फिजिक्स में, क्या फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हैं? आप कहोगे यस। क्या बायो में कॉन्सेप्ट हैं? यस। पर फिजिक्स में उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, मतलब उसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता है। बायो में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पूछ देता है या लाइन पूछ देता है, वो उसकी एप्लीकेशन नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बायो में जो पेपर आ रहा है वो एकदम डायरेक्ट लाइन आ रही है, वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करवा रहा आपसे, वो कुछ उसको घुमा फिरा नहीं रहा है बहुत ज्यादा। अभी पेपर इजी इस तरीके से फील होता है, या तो डायरेक्ट फैक्ट आएगा, या वो कॉन्सेप्ट को क्या करता है, डायरेक्टली पूछ लेता है। वो क्या करता है बेटा, कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली पूछ लेता है। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये फील करना पड़ेगा कि बायो का पेपर इजी आएगा। इजी आने का मतलब है, इजी आने का मतलब है कि वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट या लाइन पूछेगा या फैक्ट पूछेगा। रीजन क्या है? क्योंकि बायो के लिए कम समय है पेपर में। यस, क्योंकि उसको 180 क्वेश्चन कराने हैं। अगर उसने कभी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पूछ दी, उसने बायो में किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा के कुछ क्वेश्चन बना दिया, तो पेपर मुश्किल हो सकता है। यस, यस, समझ आ रहा है? यस, बिल्कुल। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बायो का पेपर कैसा आ रहा है। यस, तो बायो का पेपर इजी आएगा। अब मैं आपको एक बार जरा थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देता हूं, ध्यान सुनेंगे। देखो, मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन देता हूं, मुझे बताना कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो, मैं ये कह रहा हूं, क्या बायो में हम टफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो कैसे करता है। उसने कहा कि यार बायो ना 2019 तक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, बायो 2019-20 तक ऐसी आ रही थी, डायरेक्ट लाइन आ रही थी। तो उसने देखा यार कट ऑफ बहुत बढ़ भी रही है, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो उसने कहा कि चलो बायो को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। बायो को मुश्किल बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला पहला तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, मैच द फॉलोइंग दे दें, हम स्टेटमेंट दे दें, असर्शन रीजन दे दें। इस तरीके से क्या होता है बेटा, टाइम इंक्रीज होता है। टाइम इंक्रीज होता है, क्या सॉल्व करने का टाइम इंक्रीज होता है। इस तरीके से पेपर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपके भले ही 330 नंबर आ रहे हैं, भले ही आपके 300 आ रहे हैं, लेकिन अगर पेपर 1.25 घंटे में सॉल्व हुआ है आपसे, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। इजी का मतलब ये नहीं है कि आप उसे सॉल्व कर पाओ। बायो में इजी का मतलब ये है कि आप उसे कम समय में सॉल्व कर पाओ। तो उन्होंने बायो का लेवल हल्का सा बढ़ाया है पिछले 2 साल से। कैसे बढ़ाया है? इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन पूछ रहा है, उसने सिर्फ लेवल बढ़ाया है। कैसे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? क्लियर है?
मेरी बात समझ में आ रही है? यस, मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो उन्होंने बायो का लेवल जो बढ़ाया है ना, बायो का लेवल जो बढ़ाया है, वो कैसे बढ़ाया है समझो। उन्होंने क्या किया है, इस तरीके से लेवल बढ़ाया है, जिससे क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। तो इसमें कौन सा बच्चा फंस रहा है, जिसको बायो में सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है और फिजिक्स केमिस्ट्री की थोड़ी कम प्रैक्टिस थी, वो बच्चा इसमें फंस जा रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? तो अगर तुम कहोगे सर बायो इजी आई थी, तो मैं पूछूंगा टाइम कितना लगा, तुम कहोगे सर 1.25 घंटा लगा, तो मैं इजी नहीं मानूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मुश्किल ही थी, भले ही तुम 330 ला रहे हो। मेरी बात सोच पा रहा है? क्योंकि बेटा मैं हर साल उसी तरीके से आऊं, लेक्चर कराऊं, डीपीपी दूं और कह दूं कि तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मैंने तो सारा काम कराया था, अगले साल भी नहीं होगा। क्योंकि हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पेपर का पैटर्न किधर जा रहा है। हम तुम्हें सही गाइड नहीं करेंगे तो तुम क्लिक नहीं करोगे, तुम सिलेक्ट नहीं होगे। ये चीज सोच पा रहे हो? अब देखो, अगर मैं कहूं बायो का पेपर और कैसे मुश्किल बना सकते हैं, पहला, यूज ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट घुसा दो, तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको ये फील किया सबने पेपर सॉल्व करते हुए, जब मैं पेपर सॉल्व करता हूं तो जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो वो पर्टिकुलर चैप्टर का होता है, उसके सारे ऑप्शन उसी चैप्टर के होते हैं, किसी दूसरे चैप्टर के नहीं होते। अगर मैं ऑप्शन दूसरे चैप्टर के घुसा दो एक क्वेश्चन में, मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, मैं क्या कर सकता हूं बेटा, किसी एप्लीकेशन पूछ दूं कॉन्सेप्ट की। तो अभी उसने 2 साल से यही काम किया है, पर हम क्या करेंगे, पूरे साल भर इन चीजों को भी यूज करेंगे, जिसे मैं एक स्पेशल डीपीपी के नाम से दूंगा आपको। मैं एक कॉन्सेप्चुअल डीपीपी अलग से बनाकर दूंगा आपको, उसमें मैं ये चीजें कराऊंगा। इन चीजों को आप टाइम लगा के मत करो, पर कर लो। ये वाले को आपको टाइम लगा के करना है। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अभी उसने बायो का लेवल कैसा बनाया है, ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, सिर्फ ये किया है। क्या बायो के लेवल में वो ये दो काम कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। और ये दो काम अगर वो करेगा तो पेपर का लेवल फिर बढ़ेगा। अभी वो सिर्फ ये काम कर रहा है। सही, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देख। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यूज ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट कैसे है, देख ध्यान से देख, क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन ये है कि एल्गी शो जाइगोटिक मियोसिस, एल्गी का क्वेश्चन है। फिर ये पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट की इनकरेक्ट कर देते हैं यहां पे, मार्क द इनकरेक्ट। एल्गी शो जाइगोटिक मियोसिस सही है, एल्गी पॉलिनेशन बाय वाटर सही है, रेड एल्गी एंड यूग्लिनॉइड ये कहां से खोजा इसने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। एपिकल फ्लैजिला ये गलत है, और बायोडाइवर्सिटी ऑफ एल्गी इज लेस देन एंजियोस्पर्म ये बायोडाइवर्सिटी से है। अब इस क्वेश्चन में चारों स्टेटमेंट अलग अलग चैप्टर की हैं, चारों स्टेटमेंट अलग अलग चैप्टर की हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सोच बेटा सोच, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर चारों स्टेटमेंट अलग अलग चैप्टर की है, तो यहां पर इसने मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही जगह यूज कर लिए। यस, एक ही जगह यूज कर लिए। अब मैं चारों चैप्टर पर जब दिमाग घुमाऊंगा ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तब मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा समय लग रहा है। यस, अब जरा ये वाला देखो। अब ये एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। यहां पर इसने हेट्रोस्पोरस पूछा है। हेट्रोस्पोरस के दो ही एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं, साल्विनिया स्लैजिनेला। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो भी हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, सी। पाइनस क्या होगा, हेट्रोस्पोरस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही हो? बोला, बोलो बेटा। यस, यस। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बायो का पेपर का लेवल पिछले 2 साल में बढ़ा है। वो आपको पेपर इजी ही फील हो रहा है क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। लेवल बढ़ाने का तरीका क्या है, स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ कर बढ़ा रहा है। वो जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बढ़ाएगा तो पेपर का लेवल बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सही है। रिलेट करना पड़ेगा अब हमें। तो क्या हम इसको ना कराएं, वेट करें कि इस साल 2025 में ये वाला आ जाए फिर कराएं? नहीं, हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे एक अलग डीपीपी के थ्रू। क्लियर है बेटा? सही है। ये बातें समझ पा रहे हो? ये बातें समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ बेटा। यस, ये बातें सोच पा रहे हो? यस, जल्दी बताओ।
ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं आगे। अब क्या है बेटा, देखो बहुत सारे बच्चों का मैं बता देता हूं सिलेक्शन ना होने का मेन रीजन क्या है। उनके साथ ये दिक्कत आती है, लेक्चर लेक्चर के नोट्स बना लिए, डीपीपी कर ली, ठीक है, कम अंडरस्टैंडिंग थी तब भी डीपीपी कर ली, और रिवीजन नहीं किया। लास्ट में जाकर वो सिर्फ मैसेज करते हैं सर अब रिवाइज कैसे करें, बायो आती है। उनका एक ही स्टार्ट ऐसे होता है, बायो आती है सर, बायो में तो मैं कर लूंगा, बायो मेरी स्ट्रांग है, पूछो कितने आ गए सर, 310 40 कहां गए। और बायो 310 आए कितने में, फिर वही सवाल, सर सवा घंटे में आए बाकी का पेपर छूट गया। तो बहुत सारे बच्चे फिर वही गलतियां करते हैं, लेक्चर देख लिया, डीपीपी कर ली, खत्म हो गया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको मार्क्स ना आने का जो रीजन आपको मेरे को बच्चे बताते हैं, कॉन्सेप्ट भूल गया था, डाटा याद नहीं था, टाइम बहुत लग गया, ये सब रीजन है बेटा उन बच्चों के जो सिलेक्ट नहीं होते, यही रीजन है। मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूं यही रीजन है। वो सिर्फ क्या करते हैं, लेक्चर बढ़िया से देख लेते हैं, कुछ नोट्स बना लेते हैं, उनको कच्चा पक्का करके डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं। क्या डीपीपी टाइम लगाकर करी हमने? नहीं करी। क्या हमने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए? नहीं दिए। यस, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दिए हमने। क्या हर एक चैप्टर कंप्लीट करके एक टेस्ट अलग से दिया? नहीं दिया। तो इसका मतलब इस साल हमें दो चीजें आपको जरूर देनी चाहिए डीपीपी के अलावा, हर चैप्टर का अलग से दो टेस्ट पेपर आपको चाहिए। यस, दो टेस्ट पेपर आपको चाहिए। तो हमें ऐसे जाना है बेटा, लेक्चर देखने हैं, बिल्कुल देखने चाहिए जिन बच्चों को लेक्चर में अभी प्रॉब्लम है या जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। लेक्चर के नोट्स बनाने चाहिए, हाँ, पर आपको शॉर्ट नोट्स भी खुद बनाने हैं। मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग से बनाते हुए चलने हैं, लास्ट में नहीं बना पाओगे। डीपीपी सॉल्व करनी है, हाँ करनी है। आपको क्या करना है, जब रिवीजन करना है तो रिवीजन में लेक्चर नहीं देखने, रिवीजन में सिर्फ शॉर्ट नोट्स या लेक्चर नोट्स रिवाइज करने हैं। और रिवीजन में डीपीपी भी नहीं करनी होती। रिवीजन करके टाइम लगाकर टेस्ट दो, और जब आप टेस्ट दोगे ना, एक या दो टेस्ट दोगे, वो टेस्ट आपको क्या से हेल्प करेगा कि आपने क्या किया, 50 क्वेश्चन थे, 10 मिनट में, 15 मिनट में टाइम लगा के 20 मिनट में कर लिया। वो करना है इस बार आपने। आपने क्या कर रहा लास्ट ईयर, जब भी आपको कोई टॉपिक वीक लगा ना, ये आप फिजिक्स सेमेस्टर में करते हो, मुझे बताना क्या होता है। आपने आपको लगा ये चैप्टर नहीं आया, चैप्टर के टोटल थे 8 लेक्चर, आपने आठों फिर देख डाले, इससे फायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो वीक टॉपिक है सिर्फ उसको देखना है, या लेक्चर बार बार ना देखकर पहले क्या करना है, पहले आपको एक बार देखा, जितना समझ आ गया उसके हिसाब से क्वेश्चन करो, फिर डिसाइड करो दोबारा देखना है कि नहीं। लेक्चर बार बार नहीं देखना होता। आपने इस बार क्या करना है, बायो में खासकर हर चैप्टर के आपको टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज कम से कम दो, और वो टेस्ट मैं बना के दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। यस, ठीक है। पैडागोजी ऐप से देख सकते हो, जैसे मान लो आपको केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टोटल कितने टॉपिक है एक चैप्टर में, मान लो 10 टॉपिक है, आपने पूरा चैप्टर देख लिया, टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में आए 50% मार्क्स, तो आपने क्या किया, बाकी 50% कहां गए? तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक के टेस्ट बनाने, उनको देकर देखो, जिसमें गड़बड़ है सिर्फ वही देखो। क्लियर है बेटा? यस। शॉर्ट नोट्स बनाने मैं सिखाऊंगा आपको। शॉर्ट नोट्स आपने बेटा ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट्स अभी बनाने, बाद में नहीं बनाने। आपने लेक्चर अगर पहले से देख रखे आते हैं तो बार बार नहीं देखने, आपने लेक्चर के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बने हुए उनको रिवाइज करना है। सही है? सही है। इस साल भी बनाने होंगे नोट्स, नहीं जरूरत है बेटा। क्लास अच्छे से नहीं चल रहा, चल रहा है बच्चे, बहुत सारे बच्चों का, तेरे में थोड़ा नेट। दूसरा, ये मैं इस बार जरूर करूंगा बेटा, सारे डोपा कंबाइन करके उसको कंप्रेस करके दे दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा होगा, मान लो मैंने मान लो मैंने आपको 20 पेज दे दिए, तो 20 पेज में अगर आप देखो, कम से कम भी नहीं तो एक पेज में 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 800 क्वेश्चन 20 ही पेज में आ जाएंगे, जीरोक्स करा लोगे। मैं कंप्रेस करके डोपा दे दूंगा आपको। यस। यस, समझ आ रहा? आप जीरोक्स जरूर करा लेना उसे, डोपा को जीरोक्स जरूर करा लेना, सॉल्व करना है। ये वाला फीचर मैं कर दूंगा आपके लिए, इससे आपके कुछ पैसे सेव होंगे। यस, सही है। चलें स्टार्ट करें आज का टॉपिक, चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करें। जिन बच्चों ने लेक्चर पहले से देख रखे हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर के अच्छे से देखो, उसके बाद आपको लगता है तो फिर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। डोपा मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे दिया करूंगा, कल मैं आपको इस पूरे चैप्टर को डोपा दे दूंगा। तो जिन बच्चों को इन पे कॉन्फिडेंस है, कल नहीं मतलब जब सेल स्टार्ट करेंगे,
या कल स्टार्ट करेंगे तो कल दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, जल्दी बता दो। डोपा इज बेटा डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। चैप्टर के अंदर के कॉन्सेप्ट के बने हुए क्वेश्चन है, उनको मैं हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चन देता हूं, लिखता हूं, वो तो सॉल्व ही करने हैं। पिछले कई सालों तक देते हुए वो कंबाइन हो गए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। सही है सर, रोज का रोज देना चाहिए डोपा, रोज तो दूंगा ही। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाँ मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, सही है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आज का जो लेक्चर है वो एकदम बेसिक लेक्चर है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल क्या होता है, सेल कैसे बना होगा, सेल क्या काम करता है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यस, क्लियर है। 200 नंबर वाले नोट्स बनाए, पहले चैप्टर के बना ले, और अगर तुझे लगता है कि नीड नहीं है तो मत बनाइयो, आगे जाके उसी में ऐड कर लियो। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं आज तुझे बेसिक सेल पढ़ा रहा हूं, बेसिक डीएनए पढ़ा रहा हूं। तुझे क्या करना है, आज हेडिंग डालनी है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, या सिर्फ बेसिक डाल ले, क्योंकि प्रॉपरली सेल में कल या पर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो पूरा फॉलो करो 100% बैच को, पर चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देने हैं टाइम लगा के। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लो। आज बेटा जो डेट है आप देखो 20 मई है, 4 मई को अगले साल पेपर हो रहा होगा। आपके पास जो दिन लगभग है 350, 350 दिन आपके पास हैं। ये 350 दिन आपकी लाइफ के स्पेशल होने चाहिए। आपको हर एक दिन मेहनत करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना। क्लियर है, सही है। कितने क्वेश्चन करने बायो के, नंबर से कभी सिलेक्शन नहीं होता। अगर कोई टीचर कहता है कि डेली फिजिक्स के 100 क्वेश्चन करो, नंबरों से सिलेक्शन नहीं होता बेटा। क्वालिटी क्वेश्चन करनी है, वो क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, कम टाइम में करना है। गेम इस बात का है ही नहीं कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं किए। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझे बताते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं। रीजन क्या है कि उसकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई। यस, चले बेटा, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर ले। एक बार चैट में यस कर दो बेटा। टाइम टेबल कुछ नहीं है, तुझे बायो में सिर्फ क्या करना है, जिस दिन क्लास खत्म होती है उस दिन नोट्स रिवाइज करना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। 1-1.5 घंटा से ज्यादा तुझे बायो में नहीं देना, ज्यादा समय तुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में देना है। बायो का टाइम मैं कम करूंगा। जिन बच्चों को डाउट है 1% भी, पिछले साल के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा और कंप्रेस करके प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे। क्या लास्ट ईयर जैसा कंटेंट होगा, नहीं, हल्का बदलेगा। क्यों बदलेगा बेटा, क्योंकि पेपर अब श्योर हो गया है कि अब डिलीटेड से नहीं आएगा। पर डिलीटेड का अगर कोई पार्ट ऐड होना है, मतलब जैसे डिलीटेड में कोई पार्ट है जो यूज होना है, वो पढ़ाना पड़ेगा। सही है, ठीक। बेटा पहले चैप्टर के फिर से बना लो, सेकेंड चैप्टर से नहीं बनाना। ठीक है, चले, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए, सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। ठीक है, सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल को पढ़ने के लिए मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, जो जो बात मैं बताऊंगा आपको समझनी पड़ेगी। आप चाहे क्लास 11th के हो, क्लास 12th के हो, ड्रॉपर के हो, अगर बेसिक्स पढ़ते हो तो बेसिक्स हमेशा आपको हेल्प करते हैं। बेसिक्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स से क्या होता है, आपको सोचने की क्षमता आती है, आप बेटर सोच सकते हो। आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। तो हम पूरा फोकस करेंगे बेसिक्स पे। ठीक है, क्लियर है। एनसीईआरटी नहीं लेनी है, नहीं लेनी, इस पर एक बार फिर से बात करेंगे एक प्रॉपर तरीके से। अभी इधर फोकस करो। अगर मुझे 90 क्वेश्चन करने तो कितने टाइम में होना चाहिए, मेरे हिसाब से ओएमआर फिल करके 50 मिनट में मैक्सिमम। ठीक, चैप्टर का नाम हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो सेल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, हेडिंग डाल लो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। सही है। नोट्स क्लास के टाइम पे बनाने हैं, यस। बायो के लेक्चर दोबारा देखे, पहले चैप्टर के देख ले, उसके बाद तुझे लगता है कि बिना देखे काम चलेगा तो चला ले। डोपा कब देंगे, हर चैप्टर के बाद देंगे, और एक कंबाइंड डोपा जो पिछले साल के इकट्ठे हो गए वो भी देंगे। चलिए आ जाइए, बहुत सारे डिस्कशन मुझे जरूरी थे, मैंने कर लिया आपके साथ। अब आओ,
सबसे पहला सवाल है बेटा, हम बात करेंगे सेल किसे कहते हैं। यस, क्लास 11th में, क्लास 10th में, छोटी क्लासेस में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप भी आज ऐसे ही स्टार्ट करो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम टॉप तक जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सेल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सेल क्या होता है सर? सेल एक प्रकार का कंपार्टमेंट होता है। सेल क्या होता है? एक प्रकार का कंपार्टमेंट होता है। ये कंपार्टमेंट है बेटा, ये हमारे पास क्या है? एक प्रकार का कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है चैम्बर। चैम्बर मतलब एक ऐसी जगह जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। यस, तो सेल क्या होता है बेटा? सेल जो होता है वो एक तरह का कंपार्टमेंट होता है जो इनर इनर और आउटर दोनों तरह के चैम्बर को अलग करता है। मैं रिपीट करूंगा, सेल और कोशिका क्या है बेटा? एक प्रकार का कंपार्टमेंट है जो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। मेरे कुछ सवालों का जवाब देना। सर ये तो बहुत बेसिक से है, पहले पढ़ तो सही, थोड़ा सा पढ़ और मुझे बताइए तुझे चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं। मैं रिपीट करूंगा फिर से, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि सेल क्या होता है? सेल एक तरह का कंपार्टमेंट होता है, एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर के अंदर कुछ रिएक्शंस चलते हैं। तो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से, अगर मैं यहां लिखता हूं इनर एनवायरनमेंट, यहां क्या लिखता हूं मैं? इनर एनवायरनमेंट लिखता हूं। और यहां क्या लिखता हूं? आउटर एनवायरनमेंट। तो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करने के लिए जो कंपार्टमेंट है, जो चैम्बर है, उसे हम सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? तो सेल एक कंपार्टमेंट है जो सेपरेट करता है आउटर और इनर एनवायरनमेंट को। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे पूछूं यार सेल में क्या होता होगा, जैसे मैं आप सिंपल भाषा में आपसे पूछूं। मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, सेल क्या है? कंपार्टमेंट है। अंदर कुछ रिएक्शन चल रहे हैं, बाहर कुछ रिएक्शन चल रहे हैं। इन दोनों रिएक्शंस को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री है। यस, क्या है? एक बाउंड्री है। दूसरा, अंदर क्या चल रहा है? इनसाइड सेल क्या चल रहा है? तो इनसाइड सेल कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। इनसाइड सेल क्या चल रहे होते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। क्या चल रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शंस। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, ये केमिकल रिएक्शंस क्या एंजाइम कराएंगे? यस और नो? इनसाइड सेल केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन अकरिंग। अब ये कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? ये करा रहा है बाई एंजाइम। कौन करा रहा है? एंजाइम करा रहा है। तो इन केमिकल रिएक्शंस का नाम क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या नाम होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो आपको एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं व्हाट इज सेल, सेल एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? यस और नो? पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है? सही है? ठीक है? यस। और उसको कराता कौन है? एंजाइम। अच्छा, मेरी बात समझना, क्या आउटर केमिकल रिएक्शन नहीं चलते? चलते हैं। पर सेल के बाहर आउटर में जो केमिकल रिएक्शन चलते हैं वो एंजाइम नहीं करा रहा होता है। यस, एंजाइम नहीं करा रहा होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मेरी बात सुनना, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। क्या एंजाइम सेल के बाहर काम कर सकता है? यस और नो बताना। क्वेश्चन लिख देता हूं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन बहुत कराऊंगा। आउटसाइड सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शन जो कौन कराता है? एंजाइम। दूसरी स्टेटमेंट है बेटा, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर, रिएक्शन अकर। ऑप्शन में मेरे पास क्या है? ऑप्शन है S1 करेक्ट, ऑप्शन बी है S2 करेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ S1 एंड S2, और ऑप्शन डी है बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग। अब आप सोचो ध्यान से, मेरा सवाल यह है, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर हो सकते हैं? आप क्या बोलोगे? हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको पता है बैक्टीरिया और फंजाई सेल के बाहर बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं? एंजाइम बनाते हैं जो चीजों को डाइजेस्ट कर देती है।
तो इसका मतलब वो एंजाइम सेल के बाहर रिलीज होते हैं ना, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो इसलिए आंसर क्या है, सी। तो हमने यहां पर ये सीखा बेटा, हमने यहां पर ये सीखा कि सेल एक कंपार्टमेंट है, सेल एक कंपार्टमेंट है। उस कंपार्टमेंट का मतलब है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। यस। अंदर क्या चल रहे होते हैं, अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? जल्दी बताओ। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है? सही है। दूसरी चीज, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर हो सकते हैं? हम कहेंगे यस। कैसे हो सकते हैं? एंजाइम बाहर रिलीज करके। यस। तीसरी चीज बेटा आपको ध्यान रखिए, रखनी है कि क्या चीज है जो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या चीज है, ध्यान सुनेंगे, क्या चीज है जो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करती है? तो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करने के लिए चाहिए मेम्ब्रेन। क्या चाहिए? सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए। यस और नो? ये री मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई है? दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। यस। किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर यह बोला है कि आउटर और इनर एनवायरनमेंट को कौन सेपरेट करता है? मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। इस बात में कोई डाउट है? इस बात में कोई डाउट है? जल्दी बता दो। मेरे बायो में 153 आ रहे हैं, क्या मैं नोट्स बनाऊं? बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट्स बनाना और ना बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चैप्टर में मेरे नंबर आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए थे तो नहीं नीड है फिर से लिखने की, पर पहले चैप्टर का बस लिख लो, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी। यस। यस। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, चीजों को और बेटर वे में समझते हैं। इधर फोकस करें बेटा, मेरी तरफ इधर फोकस करें। तो हमने आपको सेल के बारे में समझाया। हमने सबसे पहले आपको यह बोला है, सेल या कोशिका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आउटर और एनवायरनमेंट, आउटर और इनर एनवायरनमेंट को आपस में अलग करती है। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है। इनसाइड सेल केमिकल रिएक्शन चलते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? सही है? यस। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? वो केमिकल रिएक्शन जो सेल, जो एंजाइम कराता है। अब हम यहां से आगे की बात करेंगे। हम ये आपको एक कहानी सुनाएंगे कि यार सेल कैसे बना होगा, हाउ सेल इवॉल्व। ध्यान से सुने, हाउ सेल इवॉल्व, इसकी एक छोटी सी कहानी है कि सेल कैसे बना था। हाउ सेल इवॉल्व, इसकी एक छोटी सी कहानी है जिसको हमें समझना है। मान लो सब तरफ पानी है, ध्यान से देख बेटा, सब तरफ पानी है और ये मेरे पास लिपिड है। इधर देख, ये मेरे पास लिपिड है ऐसे, ये मेरे पास लिपिड है, लिपिड के मॉलिक्यूल है ऐसे, इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल है। और सब तरफ मेरे पास क्या है? पानी है। चारों तरफ मेरे पास यहां पर क्या है? पानी है। पानी मतलब सब तरफ पानी है। और ये क्या है? ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। तो लिपिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? क्या करते हैं? वो एग्रीगेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म एग्रीगेशन। सर आप बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हो, मेरे को पहले बेसिक्स बनाने लेने दे तेरा। एग्रीगेशन बनाते हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है वो इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और वो कलेक्ट कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं? वो कलेक्ट ऐसे होते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो किसके कांटेक्ट में आएगा? विद कांटेक्ट विद वाटर। किसके कांटेक्ट में आएगा? पानी के। सर दोबारा बताओ, मजा नहीं आया, अभी आता हूं, फिर बताऊंगा दोबारा। और हाइड्रोफोबिक एक दूसरे से दूर हो जाए। हाइड्रोफोबिक क्या हो जाए? अवे हो जाए। क्या हो जाए? अवे हो जाए। अब मैं जो बात आपको बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बात आपको बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना। मैं आपको ये समझाता हूं, इधर समझ, इधर समझ।
जैसे मान ले ये लिपिड है, दिस इज लिपिड। जब हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड में दो चीजें होती हैं। ये होता है क्या, हाइड्रोफिलिक, जो पानी को रिपेल करता है, यस और नो। ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये होता है क्या, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, सॉरी, ये वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये पानी को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पानी को रिपेल करेगा, यस और नो। अब मैं तुझे ये समझाऊंगा कि सेल बना कैसे। तू सोच, मेरी 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 इमेजिनेशन अपने अंदर फील कर, तेरे को समझ में आएगा। मान ले सब तरफ पानी है, वहां पर ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? कौन है ये अनन्या सिंह बेटा? अगर तेरे को समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी बच्चे। यस, ध्यान से सुन। क्लियर है? सही है? यस। साग्निक मंडल, ठीक है, इधर ध्यान दो। हाँ, यस, इधर ध्यान दो। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो पूरा पानी था, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, और ये लिपिड का मॉलिक्यूल था। लिपिड में क्या था, एक ऐसा पार्ट था जो हाइड्रोफिलिक था। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को अट्रैक्ट कर रहा था। और एक ऐसा पार्ट था जो हाइड्रोफोबिक था, जो पानी को रिपेल करता था, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा लिपिड था, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इन्होंने क्या किया, एग्रीगेशन बनाई। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा हो गया। मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं। कभी तू पानी के अंदर बेटा पानी ले ले, उसके अंदर ऑयल की ड्रॉप डाल दे, ऑयल की 3-4 ड्रॉप डाल दे, वो मिलकर एक सिंगल बड़ी ड्रॉप बना देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि पानी क्या करता है, लिपिड या फैट या ऑयल को रिपेल करता है, उससे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो लिपिड है ना, ये पानी को रिपेल कर रहा था, तो ये सारे लिपिड आपस में इकट्ठे हो गए। और ये इकट्ठे कैसे हुए कि इन्होंने मेम्ब्रेन बना ली, वो मैं तुझे दिखा रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि नेचर में सेल कैसे बना था, आप कैसे समझाओगे? आप ये बोलोगे कि यार देखो कैसे काम बना होगा, पानी रहा होगा पूरा, बहुत सारा पानी है, उसमें ये लिपिड है, ठीक है। लिपिड में दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोफिलिक है और एक हाइड्रोफोबिक है। पानी के अंदर ये सारे चीजें, ये जो जो लिपिड के मॉलिक्यूल है ना, ये सारे ये इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। और ये कैसे इकट्ठे हुए, कैसे इकट्ठे हुए बेटा, इन्होंने, भाई पहले पढ़ा दूं फिर डाउट्स बताऊंगा। इन्होंने क्या किया, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के कांटेक्ट में था और हाइड्रोफोबिक अवे था। मैं डायग्राम से दिखाता हूं तुझे, इधर देख। जैसे मान ली ये लिपिड है, ये पानी है चारों तरफ, मेरी तरफ देख ध्यान से, मेरी तरफ देखियो ध्यान से। ये पानी है, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल है, ये रहा। अब इसके साथ ये वाला लिपिड आ गया। देख मेरी बात, देख इधर देखियो। ये जो लिपिड है, इसके इधर हाइड्रोफोबिक है, इधर हाइड्रोफोबिक है, सही है, और इधर हाइड्रोफोबिक है। हमने क्या किया, इसके साथ एक और लिपिड लगा दिया ऐसे, हाइड्रोफोबिक पार्ट छुप गया। इसके साथ ध्यान दियो बेटा, इसके साथ एक और लिपिड लगा दिया। इस वाले का ये हाइड्रोफोबिक छुप गया कि नहीं छुप गया बता, छुप गया। ऐसे ही मैंने, ऐसे ही मैंने बेटा और लिपिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे लगा दिए। देख रहा है, लिपिड इकट्ठा होता जा रहा है, यस। अब दर देख, इसका ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी के कांटेक्ट में, देख इस वाले लिपिड का ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये और ये हाइड्रोफोबिक था दोनों, ये हाइड्रोफिलिक था। तो जो हाइड्रोफोबिक था मतलब पानी को रिपेल कर रहा था, वो इससे छुप गया। ये वाला हाइड्रोफोबिक इससे छुप गया, यस। अब इधर देख, इधर देख। अब मैंने क्या किया, इसको यहां लगा दिया ऐसे, फिर इसको मैंने यहां लगा दिया ऐसे, इसको मैंने यहां लगा दिया, तो लिपिड इकट्ठा होता जा रहा है ऐसे। यहां लगा दिया ऐसे, इसको मैंने यहां लगा दिया ऐसे, इसको मैंने यहां लगा दिया। तुझे क्या दिखा, तुझे क्या दिखा, ध्यान से देखियो। जैसे मान ले मैं इस लिपिड की बात कर रहा हूं बेटा, इस लिपिड की बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, तो इसको छुपाने के लिए इसके बगल में लिपिड लगा दिया, और ये वाला लिपिड यहां लगा दे, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाला पार्ट छुप गया। और इसके सामने लिपिड लगाने से, देख इसके सामने लगाने से छुप गया। तो ये वाला पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक थे। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक था, ये पानी के कांटेक्ट में आ गया। क्लियर है? किसी भी लिपिड में, इधर देख बेटा, किसी भी लिपिड में ये लिपिड है, इसमें ये दो पार्ट हैं, समझ। ये वाला पार्ट कैसा है, ये वाला पार्ट है, ध्यान दे बेटा, ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग।
ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग है। तो हमने क्या किया है, इसके दोनों तरफ ये और ये लिपिड लगा के इसको छुपा दिया, इसके सामने लिपिड लगा के ये वाला पार्ट छुपा दिया। तो ये हाइड्रोफिलिक, ये वाला पार्ट पानी के कांटेक्ट में आ गया, ये वाला आ गया। ऐसे करके मैंने पूरा एक गोल सेल बना दिया। इस तरीके से पूरा एक क्या बन गया, सेल बन गया ऐसे। ये समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? बेटा लेक्चर सेम नहीं रहेंगे, मैं अलग पढ़ाऊंगा डेफिनेटली पिछले साल से, क्योंकि कंप्रेस करना पड़ेगा और ज्यादा। मेरी तरफ देख ध्यान से बच्चे, ये मैं तेरे को सिर्फ ये समझा रहा हूं, मैं क्यों बेसिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुझे मैं अगर मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूं, तुझे याद है बायोमोलिक्यूल, किसी ने पढ़ा था कभी बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल में जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊं, बायोमोलिक्यूल में ये अमीनो एसिड की चेन है, मान ले ये प्रोटीन है, सही है, ये क्या है, प्रोटीन है, यस, और ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है। मेरी बात ध्यान से सुनियो, बायोमोलिक्यूल में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेट कर देता हूं इसे। ये मान ले लिपिड है और ये अमीनो एसिड की चेन है। तो अमीनो एसिड की चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई होगा, यस, सही है। ये लिपिड है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लो है। अब हमने एक एक टॉपिक पढ़ते थे यहां पर जिसको हम बोलते थे एसिड सॉल्यूबल पूल और एसिड इनसॉल्यूबल पूल। मतलब याद करो, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा है, याद आ रहा हो कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लो है, लिपिड का ये रहा, और प्रोटीन का ज्यादा है। तो जब हम इसको क्या करते थे बेटा, ये वाला ये आता था एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। किस में आता था, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। क्यों आता था, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई था। लिपिड को किस में आना चाहिए था, आना चाहिए था एसिड सॉल्यूबल पूल में, एसिड सॉल्यूबल पूल में आना चाहिए था। बट किस में आता है, बट कम इन एसिड इनसॉल्यूबल पूल, क्योंकि लिपिड क्या बना देता है, एग्रीगेशन। मेरी बात समझ में आई किसी को? बेटा लाइव के साथ चलना चाहिए आपको, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ नोट्स फॉलो करने चाहिए। जो लेक्चर नहीं देखना चाहते नोट्स फॉलो करिए। पुराने लेक्चर्स प्लीज थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें मैं चेंज करूंगा इस साल। मैंने आपको क्या समझाया है फिर से एक बार रिपीट करता हूं। सर हमें बेसिक आता है मत पढ़ाओ, मुझे पढ़ाना चाहिए एक दो लेक्चर, ताकि मैं आपके साथ फ्रीक्वेंसी सेट कर सकूं। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि यार आपको सेल समझ में आना चाहिए, सेल बना कैसे होगा नेचर में। ऐसा थोड़ी है, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भगवान जी बैठ के ये सोच रहे होंगे सेल बनाते हैं, चलो, नहीं पॉसिबल है। चीजें इवॉल्व हुई हैं, इवॉल्व कैसे हुई हैं कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स आए होंगे पहले, ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल्स आए होंगे और वो इकट्ठे हुए होंगे। कोई भी चीज जब एग्रीगेशन बनाती है, कोई भी चीज जब खुद होती है, तो स्टेबिलिटी की तरफ होगी ना। तो लिपिड ने खुद को कैसे बनाया होगा, लिपिड ने खुद को कैसे करा होगा, उसने खुद को ऐसे अरेंज किया कि उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पानी के कांटेक्ट में आए, जिसको हमने अंदर बोला साइटोप्लाज्म, यस और नो। और इसका जो बाहर का पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक, ये पानी के कांटेक्ट में आए। हाइड्रोफोबिक, ये पूरा पार्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में कहां है, बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट लो है, पर वो आता किस में है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्यों, क्योंकि वो एग्रीगेशन बनाता है, और एग्रीगेशन बनाकर ही तो उसने क्या बनाई थी, मेम्ब्रेन बनाई थी। यस, यस, बताइए, सही है। तो अगर जो भी फ्रेशर है वो सबसे पहले ये समझो सेल कैसे बना था। सेल कैसे बना था, लिपिड के मॉलिक्यूल ने इकट्ठा होकर एक चैम्बर बनाया था। उस चैम्बर को हम सेल बोलते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म था और बाहर एनवायरनमेंट था। और लिपिड के मॉलिक्यूल इकट्ठा क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं वो एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं। यस, यहां तक कोई डाउट है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो, अंदर पानी को हमने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म। बाहर क्या है, बाहर क्या है, टोटल पानी है। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ये ऑब्जर्वेशन लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। दिस मीन्स लिपिड बाइलेयर ने एग्रीगेशन बनाया, और उसने डबल लेयर बनाई। डबल लेयर मतलब इसको एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। उसने क्या बनाई बेटा, डबल लेयर बनाई। एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई, डबल लेयर बनाई, यस। तो
सेपरेट आउटर और इनर एनवायरमेंट, उसने आउटर और इनर एनवायरमेंट को अलग किया, सही है। टू कीप सेल अलाइव, अगर मुझे सेल को अलाइव रखना है, मुझे सेल को अलाइव रखना है, तो मैनी मॉलिक्यूल शुड मूव इनसाइड फॉर दिस। मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे मैंने लिपिड की ये क्या बना दी, ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया लिपिड का ऐसे। मेरी बात देख, मैंने लिपिड की ऐसे बाइलेयर बना दी, ऐसे डबल लेयर बना दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये सेल है, अगर मुझे इस सेल को जिंदा रखना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें से चीजें अंदर आ सके और चीजें बाहर जा सके। अगर मुझे बहुत सारी चीजें अंदर लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां कुछ गेट लगाने पड़ेंगे, और वो गेट प्रोटीन के होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, चैनल। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लिपिड की मेम्ब्रेन बन गई तो उस मेम्ब्रेन पर ये क्या बन गई बेटा, ये चीज क्या बन गई, ये एक मेम्ब्रेन बन गई। वो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, बाइलेयर की, यस और नो, किसकी बनी हुई है, बाइलेयर की। तो हम सिंपल भाषा में ये समझा रहे हैं कि ये आपके पास सेल है, सेल को अगर जिंदा रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, चीजों को सेल के अंदर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि चीज चाहिए ना भाई, कोई सेल जिंदा कैसे रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिंदा क्यों हो, क्योंकि बाहर से खाना खा रहे हो और वेस्ट बॉडी के बाहर जा रहा है, ताकि बेसिक प्रोसेस चलते रहे। किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए बाहर से चीजें, इवन वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मान लो कोई सेल फोटोसिंथेसिस करता है तो बाहर से CO2 तो चाहिए, पानी चाहिए ना, तो चीजें अंदर मूव करने, आयंस चाहिए, चीजें अंदर मूव करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर दिस चैनल रिक्वायर, किसकी जरूरत पड़ गई, चैनल की जरूरत पड़ गई। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, यस, क्लियर है। और जो रिएक्शन अंदर इवॉल्व हुए थे उसको हमने क्या नाम दे दिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन का नाम दे दिया। तो आपको कुछ कुछ बेसिक बातें दिमाग में बैठ रही हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूं स्लाइड से, मुझे बताना कि आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सेल क्या होता है, मैंने कहा सेल इज अ कंपार्टमेंट, सेल एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। क्या करता है, आउटर और इनर एनवायरनमेंट को आपस में अलग करता है। दूसरा पॉइंट, इनसाइड सेल जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो दीवार है, ये दीवार, इस दीवार को हम कहते हैं मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की, किसकी बनी हुई है, लिपिड की, यस। फिर हमने आपको ये समझाया कि ये बना कैसे था, लिपिड के मॉलिक्यूल पानी में थे, उन्होंने क्या बनाई, एग्रीगेशन, और कैसे अरेंज करी, कैसे अरेंज करा कि किसी भी मेम्ब्रेन का हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के कांटेक्ट में, हाइड्रोफोबिक एक दूसरे के कांटेक्ट में, यस। फिर हम यहां पर ये दिखा रहे हैं आपको कैसे सेल बना होगा। फिर हम आपको ये कह रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर एग्रीगेशन से बनी है, जो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। अगर किसी सेल को जिंदा रखना है तो चीजें अंदर मूव करनी पड़ेंगी या बाहर, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, चैनल चाहिए। और ये चैनल किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, यस और नो, यस सर। इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन आए उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, लो वॉइस नहीं है परमजीत बिच्चे, ठीक नहीं लग रहा वॉइस, यहां तक कोई डाउट है, यस नो लिख दो बस। और जिसको नोट करना है मेरे साथ नोट कर लो, मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, पहली स्लाइड दिखा रहा हूं 10-5 सेकंड, फिर दूसरी दिखाऊंगा, फिर तीसरी दिखाऊंगा, साथ के साथ नोट करेंगे आप, यस। सर डाउट है, पूछ श्रिया, रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी प्लीज, वो बता देंगे बेटा आपको, एक वीडियो डाल देंगे इस पे, क्या नाम है, इंस्टा पे, उस पे आपके टेलीग्राम पे। कौन क्या पूछ रहा है, एक बार और बता दीजिए बेटा, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप 11th के हो तो भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुन। तुझे लिपिड नहीं पता हो सकता है, पर तुझे ये समझना लिपिड क्या हो सकता है, लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जहां पर इधर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, इधर हाइड्रोफोबिक, यस, यस। सेल साइकिल कब होगा इसके बाद, तत्व कहां मिलेगा, ऐप पे, नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, वो अलग से बनाने हैं तुम्हें, शॉर्ट नोट्स चैप्टर खत्म होने के बाद बना ले, यस, यस। ये वाला समझ में आ गया, अगली स्लाइड लिख, पहले लिख ले फिर बात करता हूं, ये वाली स्लाइड लिखना चाहे लिख ले जल्दी से, मैं 3 स्लाइड दिखा रहा हूं उसके बाद बात करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस यस कर सकते हैं, जल्दी करो बेटा।
जल्दी करो फास्ट। हाँ, आपने न्यूट्रॉन में नोट्स बनाए थे तो कोई बात नहीं बेटा, यूज कर लेना यहां पर, बस पहले चैप्टर के लिए बना ले, फर्स्ट चैप्टर के लिए बना ले। ठीक है, पहले चैप्टर के लिए इसलिए कह रहा हूं बच्चे कि तुझे समझ में आ जाएगा कि बनाने हैं कि क्यों नहीं बनाने। अगर तुझे लग रहा है कुछ चेंज है तो मत बनाइयो, तो सर बनाइयो, अगर लग रहा है चेंज नहीं है तो मत बनाइयो, ठीक है। यस, आ गया, जल्दी देख, ये वाला कर लिया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा, पूरी बात समझ, अगर एक बार मैं रिपीट करूंगा फिर से, इसको लिख ले, अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो, तेरे को समझ में आएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। मैंने तुझे ये समझाया बेटा, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, एक चैम्बर। सेल की दीवार किसकी बनी है, लिपिड की। लिपिड क्या होता है, लिपिड की खास बात क्या है, फॉस्फोलिपिड हम ले रहे हैं। लिपिड में हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ है और हाइड्रोफोबिक दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ है, ये समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज मुझे बाहर से अंदर मूव करनी है सेल में तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चैनल की आवश्यकता है। किसकी जरूरत है, मुझे एक चैनल चाहिए। चैनल क्या होता है, एक गेट होता है मेम्ब्रेन पर, क्योंकि मेम्ब्रेन के आर पार चीजें आसानी से जाती नहीं है। अगर मेम्ब्रेन के आर पार चीजें आसानी से जा रही होती तो फिर अलग क्या कर रहा है। जैसे मान ले मैं कहूं कि ये दीवार है मेरे सामने, यहाँ पे कोई दीवार है, अगर दीवार के आर पार चीजें आसानी से जा रही हैं फिर दीवार काम क्या कर रही है, कुछ नहीं। तो जो मेम्ब्रेन है ना, वो चीजों की मूवमेंट रोकता है, वो अंदर के पानी को बाहर के पानी से अलग करता है। अब सेल के अंदर क्या चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। किस तरह के केमिकल रिएक्शन, कोई चीज बनाने के, कोई चीज तोड़ने के। यस, सेल के बाहर भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, पर सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसको कराता कौन है, एंजाइम कराता है। अब तुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि यार मेरे पास ये समझ में आ रहा है कि सेल क्या है, एक दीवार है, एक एक चैम्बर है, जो किसकी बना है, लिपिड का बना है। उसकी दीवारों पर क्या है, क्या है, चैनल, जिससे चीजें अंदर आती हैं, और सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन मतलब हो रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, इन सब काम को इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा होगा, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि इन सब काम को इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। लाखों साल लगे होंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि सेल बनने में, सेल बनने में मेरे पास लाखों साल लग गए होंगे, लाखों साल लग गए होंगे कि एक सेल बना, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन बने, उसकी दीवारों पर कुछ क्या बनी, चैनल बने, लाखों साल लग गए। इसका मतलब यह है कि जब इस सेल को बनाने में लाखों साल लगे तो एक दूसरा सेल बनाने में भी लाखों साल लगेंगे। यस और नो। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा, नेचर ने क्या सोचा, नेचर ने एक काम सोचा। नेचर ने कहा क्यों ना मैं इस सेल को तोड़कर दो सेल बना दूं। ऐसा सोचो, मतलब जिसको मैं कहता हूं सेल डिवीजन, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सेल डिवीजन। मैं ये कहता हूं कि अगर एक सेल को बनाने में लाखों साल लग गए तो दोबारा जब तू सेल बनाएगा तब दोबारा लाखों साल लग जाएंगे। तो नेचर इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेगी। तो नेचर ने एक तरीका निकाला, एक मेथड निकाला। यदि हम किसी एक सेल को डिवाइड करके दो सेल बना दें तो वो केमिकल रिएक्शन दोनों में चले जाएंगे। यस, केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, दोनों में चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो नेचर ने कहा कि यार एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब मेरी बात समझ ध्यान से, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको एक जगह लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुझे एक उदाहरण से समझाता हूं। तेरे पास अभी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो लाने में 200 400 साल 500 साल में वो इंफॉर्मेशन बनी होगी ना, पर हमने एक बुक में लिख दी। अब मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि क्या मैं हर बार 200 500 साल लगाऊं एक नई एनसीईआरटी बुक बनाने में, नहीं। मैं क्या करूंगा, उस एनसीईआरटी बुक की एक फोटो कॉपी बना दूंगा। यस और नो, यस और नो, ऐसा कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेचर ने भी क्या किया, नेचर ने कहा कि क्यों नहीं, क्यों नहीं मैं एक जेनेटिक मटेरियल बनाता हूं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेचर ने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन है, टू कीप इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल, जो भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन, टू कीप इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल,
सेल के अंदर के केमिकल रिएक्शन की इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर के केमिकल रिएक्शन की इंफॉर्मेशन हमने किस में रख दी? जेनेटिक मटेरियल में रख दी। तो क्या हुआ बेटा, एक डीएनए या आरएनए नाम का जेनेटिक मटेरियल आता है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? कि सेल के अंदर कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। आप सोचो ध्यान से, नेचर कितनी चालाक है। नेचर ने कहा कि यार एक सेल बनाने में लाखों साल लगते हैं, हर बार हम इतने साल वेस्ट नहीं करेंगे। बेस्ट तरीका क्या है कि हम क्या करें, सेल के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाए या कोई ऐसी चीज बनाए जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन लिखी हो जिसमें कितने केमिकल रिएक्शन कराने हैं। तो सेल ने क्या किया, डीएनए नाम का या आरएनए नाम का जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व किया। तो जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व क्यों हुआ? उसने क्या करी? इंफॉर्मेशन स्टोर करी। किस चीज की इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन स्टोर करी फॉर केमिकल रिएक्शन। फॉर केमिकल रिएक्शन उन्होंने क्या करी? इंफॉर्मेशन स्टोर करी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब आपको समझना पड़ेगा, टू कीप इंफॉर्मेशन, टू कीप इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल हमें क्या चाहिए? जेनेटिक मटेरियल चाहिए। जेनेटिक मटेरियल किस लिए आया? वो केमिकल। अब देखो क्या किया मैंने, क्या किया देखो। मान लो इस सेल में, ये सेल है, इस सेल में ये जेनेटिक मटेरियल है। मान लो ये जेनेटिक मटेरियल है, मेरी बात समझना ध्यान से। जेनेटिक मटेरियल है। मैंने सोचा कि मैं दो सेल बनाऊं। मेरी बात सुनो, मैंने सोचा कि मैं दो सेल बनाऊं। तो दो सेल बनाने के लिए आप क्या करोगे? भाई मेरी बात सुनो, ये एक सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है जो केमिकल रिएक्शन की है। हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों में ये इंफॉर्मेशन भेजी जाए। तो पहले मुझे उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनानी पड़ेगी, फिर ये कॉपी दोनों सेल में ऐसे की ऐसी भेज दी जाएगी। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले एक दीवार जरूरी है, जिसे आप क्या बोलते हो? मेम्ब्रेन। चीजें बाहर से अंदर मूव करे, एक चैनल चाहिए। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चाहिए जिसे आप मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हो। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो। अगर आपको एक सेल से दो सेल बनाने हैं तो उस जेनेटिक मटेरियल की क्या करनी पड़ेगी? कॉपी। क्या बनानी पड़ेगी? कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनेगी। और जब कॉपी बन जाएगी जेनेटिक मटेरियल की, तो फिर क्या कर सकते हो आप? फिर उसको आप क्या कर सकते हो? भेज सकते हो दो डिफरेंट, उसमें दो डिफरेंट जगह आप उसको भेज सकते हो। यस, क्लियर? यस। तो सर ये तो बेसिक बहुत ज्यादा हो गया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं हो। नेचर ने क्या किया? पहला जेनेटिक मटेरियल, मैं यहां नोट में लिख रहा हूं। देखो, जेनेटिक मटेरियल के दो ऑप्शन है, ध्यान से सुन। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? मैं आपको सिंपल सी बातों में पूछूं। जेनेटिक मटेरियल इज, देखें कितने बच्चों को क्वेश्चन आता है। डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखें कितने लोगों को आता है। हाँ भाई, बताना जरा। ए आंसर नहीं है। देख बेटा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। कॉमन बात क्या है? दोनों पे जीन होती है। दोनों पे क्या होती है? जीन होती है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? डी आंसर करेंगे। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए, पर जेनेटिक मटेरियल की परिभाषा यह है कि दोनों पर क्या प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट होती है। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बता। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बता बेटा। ये बात समझ में आ रही है? लिविंग, ध्यान से सुन बच्चे, लिविंग। बेटा आपको नोट्स को लेकर अभी पहले चैप्टर के बना लो, फिर आप समझ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं समझ लेना। जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल। अगर आपसे कोई पूछे लिविंग सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन है, फिर ऑप्शन में मैं क्या दूं आपको? डीएनए दूं, आरएनए दूं, प्रोटीन दूं,
फिर डी लिखूं ऑल, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ए। इसका मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल वो है जो क्या करता है, जिस पर क्या प्रेजेंट होती है? हैव जीन। क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, यस, जीन होती है। जेनेटिक मटेरियल दो तरीके का हो सकता है। वो हो सकता है डीएनए और हो सकता है आरएनए। यस, डीएनए सिर्फ लिविंग सेल में होगा। यस, आरएनए, आरएनए किस में होगा? लिविंग सेल में। एंड वायरस में भी हो सकता है। आरएनए ओनली इन वायरस। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप मेरी बात समझ सको, मैं अगर आपसे कहूं कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए और आरएनए दोनों है। लिविंग सेल में कौन है? सिर्फ डीएनए है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जिसमें जीन प्रेजेंट हो। तो नेचर ने कहा यार कोई भी सेल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें जेनेटिक मटेरियल ना प्रेजेंट हो। और अगर किसी में जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो क्या वो सेल काम नहीं करेगा? काम कर सकता है, पर वो डिवाइड नहीं करेगा। यस, डिवाइड नहीं करेगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, एक क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। ध्यान सुने बेटा, एक क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देता हूं, देख क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा कि सेल इज डेड विदाउट जेनेटिक मटेरियल। एक क्वेश्चन ये है, क्या सेल बिना जेनेटिक मटेरियल के डेड होगा? दूसरा क्वेश्चन ये है, सेल इज सेल इज सेल कैन बी फंक्शनल या लिविंग विदाउट जेनेटिक मटेरियल। अब इस क्वेश्चन को आपने एक एग्जाम्पल के लिए सोचना है। इसमें मैंने मान लो कर दिया S1 करेक्ट, दूसरा S2 करेक्ट, तीसरा बोथ S1 एंड S2 करेक्ट, और फोर्थ बोथ रॉन्ग। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप इसको देखो, आरबीसी को देखो, आरबीसी में जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो सेल डेड थोड़ी है, गलत हो गया। ये वाला ठीक है, ये सेल फंक्शनल है, हां काम कर सकता है, यस। पर विदाउट जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं करेगा। विदाउट जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं करेगा। तो नीट में चाहूं तो मैं एक क्वेश्चन ये भी बना सकता हूं, विच नॉट डिवाइड ए न्यूरॉन, बी आरबीसी, सी सी सेल विदाउट जेनेटिक मटेरियल, और डी ऑल। तो यहां आंसर क्या आएगा? यहां आंसर ऑल आएगा, क्योंकि कोई भी सेल को डिवाइड करने के लिए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। न्यूरॉन इस देखो, ये किसी और रीजन से डिवाइड नहीं करता। ये डिवाइड क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं। और सी भी हो गया, न्यूरॉन तो डिवाइड नहीं करते ना नॉर्मली, नॉट डिवाइड। आरबीसी क्यों डिवाइड नहीं करता? आरबीसी क्यों डिवाइड नहीं करता? इसमें नो जेनेटिक मटेरियल। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल का क्या रोल है। जेनेटिक मटेरियल को दो रोल है, मेरी बात समझ। जेनेटिक मटेरियल के दो रोल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं दो रोल हैं जेनेटिक मटेरियल के, टू रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहला 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 रोल है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, उससे क्या बनवाना? प्रोटीन बनवाना, जो भी चीज है। दूसरा, पास करेगा इंफॉर्मेशन टू अदर सेल, इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल। ये दो रोल है जो आपको समझ में आने चाहिए। ये डॉटर लिखा है बेटा, यहां ये डॉटर लिखा है। क्लियर है? सही है? सही है। प्रोटीन कैसे जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? कहां लिखा है मैंने प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल? हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला है, मेरी बात समझ ध्यान से। आपको ये समझना पड़ेगा, जब सेल डिवाइड करता है
तो उसके लिए उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो 2 सेल नहीं बनेगा, आप समझो। सही है, क्योंकि लाखों साल लगे थे इंफॉर्मेशन लाने में। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, कोई प्रोटीन कोई एंजाइम बनवाना मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। दूसरा काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर रखना ताकि आगे पास कर सके। अब देख मेरी बात सुन, पहला ये वाला क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो। ये दोनों हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, पर सही आंसर ये है, क्योंकि ये दोनों के फीचर को ये कह रहे हैं, ये इसका कैरेक्टर है, इन दोनों का कैरेक्टर ये है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल क्या होगा, डीएनए होगा। यस, किसी भी लिविंग सेल में हमेशा क्या होता है, डीएनए होता है। आगे आ जा। अब ये कह रहा है सेल इज डेड विदाउट जेनेटिक, नहीं गलत, आरबीसी, आरबीसी लिविंग है। सेल कैन बी फंक्शनल और लिविंग विदाउट जेनेटिक, यस ठीक है। अब देखो, विच नॉट डिवाइड, आरबीसी डिवाइड करता है क्या, नहीं करता। विदाउट जेनेटिक मटेरियल के भी सेल डिवाइड नहीं करेगा। न्यूरॉन्स किसी और रीजन से डिवाइड नहीं करता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पहले बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेंट्रियोल नहीं होते बेटा, आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सिर्फ वायरस में लिखा तो है हमने। आरएनए किस में है, सिर्फ वायरस में है। डीएनए किस में है, लिविंग सेल और वायरस में है। ठीक है, यस। आरएनए वायरस में और किस में है, प्रायोन्स में, और किस में है, प्रायोन्स में। समझ आ रहा है, यस। भाई नीट, नीट कैसे करूं पढ़ के, बेसिक करूं ना करूं, कर ले, क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं। बेसिक्स ठीक रख अपने, जल्दी बना, एक बार लिख ले ये वाला और अगला पेज लिख ले जल्दी से, ठीक है। सर आज क्या पढ़ूं, आज मेरे हिसाब से जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो पढ़, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़। अब देख ध्यान से सुन, किसी भी सेल के लिए क्या चाहिए, किसी भी सेल के लिए सबसे पहले चाहिए कंपार्टमेंट। मैं लिखने का फिर टाइम दे रहा हूं, कंपार्टमेंट चाहिए, यस और नो, हाँ सर चाहिए। कंपार्टमेंट क्या होता है, बाई मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की वजह से कंपार्टमेंट बन जाएगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं। साइटोप्लाज्म चाहिए, यस। साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, लिक्विड है, जिसमें लिक्विड है, जिसमें क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन हो, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो, ये चाहिए, यस। जेनेटिक मटेरियल चाहिए, यस। चैनल ऑन मेम्ब्रेन चाहिए, यस। किस लिए चाहिए, टू मूव, मूव मॉलिक्यूल्स। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल के अंदर राइबोसोम क्यों चाहिए बेटा। राइबोसोम क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या कराते हैं, एंजाइम्स विच परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन, विच परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस, विच परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो राइबोसोम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं। राइबोसोम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं। एंजाइम विच परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन, सही है, आर प्रोटीन्स। तो अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी सेल में क्या जरूरी चीजें हैं, सबसे पहले आपको कंपार्टमेंट चाहिए जो मेम्ब्रेन का बना हो, आपको साइटोप्लाज्म चाहिए, आपको जेनेटिक मटेरियल चाहिए, देख ले बेटा, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, आपको चैनल चाहिए मेम्ब्रेन के लिए ताकि चीजें मूव कर सको, आपको राइबोसोम चाहिए किसमें, साइटोप्लाज्म में, ताकि आप जरूरी प्रोटीन बना सको। क्योंकि जो भी एंजाइम है, जो भी एंजाइम है जो रिएक्शंस कराते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो ये 5 चीजें अगर आपके पास हैं तो सेल बनेगा, नहीं तो सेल बनता नहीं है। कोई भी सेल इनके बिना नहीं बनेगा ना। व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन, इधर देख बेटा, देख, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसको कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन, यस और नो। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसको कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। इसका एक और नाम है मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसका एक और नाम है मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहां तक समझ में आ रहा है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो किसकी वजह से हो, एंजाइम की वजह से, उसको हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसी को डाउट है, यस, बना लो जल्दी से, बना लो बेटा, जल्दी बना लो, आगे चलेंगे। आरबीसी में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब मैं तेरे को बताता हूं। आरबीसी एक ऐसा सेल था जिसमें न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ने जितने भी जरूरी एंजाइम थे, राइबोसोम होता है आरबीसी में, जरूरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, होता है। पर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं, पहले था हट गया।
ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूं एक बार रिकॉर्डेड में फुल स्क्रीन के लेके। आप एक बार अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए। मैं आज एक फॉर्म रोल आउट करवाऊंगा टेलीग्राम पे, मेरी बात सुने ध्यान से। आप सभी बच्चों को एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उस व्हाट्सएप मैसेज में टेलीग्राम लिंक है, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा एक गूगल फॉर्म का लिंक जाएगा, जिसको आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे प्लीज आप बता दीजिएगा। ठीक है? यस। ठीक है, सही है, सही है, सही है। सर लास्ट ईयर का स्टडी बेटा तू यूज कुछ भी कर सकता है, पर मैं फिर बोलूंगा तत्व वाले में से हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं ना, अगर पीडीएफ सब बच्चों के पास है तो उससे होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे। मैं प्रॉपरली होमवर्क दूंगा और उसको डिस्कस करूंगा। आपको कम से कम वो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवा दें। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला लिख ले भाई, ये वाला हो गया है शायद। क्या लिख रहे थे हम लोग? ये वाला लिख रहे थे। ये वाला लिख ले जल्दी से, जल्दी फास्ट। ये वाला लिख ले। ठीक है, चले, चलिए आगे आते हैं, आगे की कहानी बताते हैं थोड़ा सा। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समझना, आपको समझ में आ जाएगी। देख बेटा, मुझे एक चीज समझानी है तुझे। ये तेरे पास डीएनए है, ठीक है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल? मेरी तरफ देखेगा तो समझ में आएगा। ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना है, इससे अपने लिख रहे हैं, वो उसका काम है। तो डीएनए स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल होना उसका काम है। काम मतलब वो स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन। अब देख प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ध्यान सुन। मैं इसको अगर इसमें रखूं, इसमें रख दूं, तो ये पूरी की पूरी जगह घेर लेगा, ऐसे पूरी की पूरी जगह में फैल जाएगा ऐसे। तो हमें क्या रखता है बेटा? हमें रखता है कि वी नीड टू कंप्रेस। हमें क्या करना पड़ेगा? डीएनए को कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा डीएनए को। यस और नो? यस सर। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमने क्या किया? डीएनए को कंप्रेस कर दिया। कैसे कंप्रेस कर दिया? ये देख, हमने क्या किया? डीएनए को क्या किया बेटा? कंप्रेस कर दिया। हमने डीएनए को, अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया बेटा? ये जो डीएनए था इसको हमने ऐसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस समझ में आ रहा है? कंप्रेस करने का मतलब है इसको कम जगह में रख दिया, कम जगह में रख दिया। नाउ डीएनए इज, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम जगह में है, मेरी बात समझो ध्यान से। नाउ डीएनए इज इन लेस स्पेस, कम जगह में रखा हुआ है। और ये किसकी मदद से किया है? कुछ प्रोटीन्स की मदद से। अब हमने ये देखा कि जो कंप्रेस डीएनए है, ध्यान से देख बेटा, हमने ये देखा कि जो कंप्रेस डीएनए है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, या हमने किसी कंप्रेस डीएनए को एक अलग चैम्बर में रख दिया। अब चैम्बर हमेशा किसका बना होगा? मेम्ब्रेन का। मैं रिपीट करूंगा एक बार, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। देख बच्चे, डीएनए एक धागा है जिसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए धागा बहुत बड़ा होता है, पूरे सेल में ऐसे फैल जाएगा। मुझे इस धागे को कंप्रेस करना पड़ेगा। जब मैं इस धागे को कंप्रेस करूंगा, मेरी बात सुन ध्यान से, जब मैं इस धागे को कंप्रेस करूंगा तो मैं क्या करूंगा? कंप्रेस करने के लिए उसको कम जगह में रखूंगा। तो जब मैं उसको कम जगह में रखूंगा, मेरी बात सुन, कम स्पेस में रखूंगा, तो कम स्पेस में रखने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन की मदद से उसे कम जगह में रखा। तो कम जगह में रखा तो मैं साइटोप्लाज्म में कम जगह में रख सकता हूं, या मैं और चैम्बर बना सकता हूं ऐसा, एक और चैम्बर। और ये चैम्बर भी किसका बना होगा? लिपिड का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बाहर और अंदर के पानी को इससे सेपरेट कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म को इस चैम्बर से अलग करने के लिए ये मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है? लिपिड की। तो ये स्ट्रक्चर, इसे हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस नाम दे दिया, जहां पर डीएनए है। और ऐसे सेल को मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल। क्या बोला बेटा? यूकैरियोटिक सेल बोला। और इस सेल को मैंने क्या बोला? प्रोकैरियोटिक सेल बोला। क्या बोला? प्रोकैरियोटिक सेल बोला। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डीएनए पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था, उसे कंप्रेस करने के लिए मुझे कम जगह में रखना था। मैंने कुछ प्रोटीन्स की मदद से उसे कम जगह में रखा। अब मैंने ये देखा कि एक सेल ऐसा है कि उसे कम जगह में तो रखा, लेकिन कहां रखा? साइटोप्लाज्म में। एक सेल ऐसा था कि उसको
उसको साइटोप्लाज्म में ना रखकर मैंने एक और चैम्बर में रख दिया जिसका नाम न्यूक्लियस है। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डीएनए बहुत लंबा धागा होता है। अगर बहुत लंबे धागे को आप सेल में रखोगे तो सारी जगह ऐसे फैल जाएगा। ये ऐसे फैले नहीं, मुझे उसे थोड़ा सा कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंस करने का उदाहरण देता हूं। तेरे घर में चादर रजाई कुछ है ना, रात में ओढ़ के सोता होगा, हाँ सर सोते हैं, वो फैला हुआ है, कितनी जगह लेता है? एक बेड जितनी। क्या उसे फोल्ड करके रख सकते हैं? हाँ सर, कम जगह में आ जाएगा, वही कर रहे हैं हम। तो डीएनए को जब हमने कम जगह में रखा तो एक प्रोटीन की मदद लेते हैं, कुछ प्रोटीन्स की। तो कम जगह में जब रखा तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला, सीधे साइटोप्लाज्म में कम जगह में रखा हो। दूसरा, एक और चैम्बर बना दें जिसमें हमने एक और चैम्बर बना दें, सेल के अंदर एक और चैम्बर बना दें, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यस। तो अगर मैं तुझसे पूछूं, अगर तेरे को समझ आई मेरी बात, तो तुझे ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। मैं अगर तेरे से सवाल पूछूं कि सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से देख, तुझे क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है कि विच इज मेड अप ऑफ लिपिड? ए, सेल मेम्ब्रेन। बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सी, सी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन। अब ऑप्शन देख। ए, इसको 1 2 3 कर देते हैं, या 1 2 3 कर देते हैं। देख, ए 1 and 2, बी ओनली 1, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तेरे पास। सी बोथ 2 and 3, और डी ऑल। अब मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि जब सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, तो जो मैंने न्यूक्लियस बनाया वो भी मेम्ब्रेन लिपिड का बना होगा, चाहे भले डबल हो, चाहे ये डबल मेम्ब्रेन हो, तो भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी है? डबल है, चाहे मान लेते हैं, या अभी सिंगल ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये क्या है? ये भी किसकी बनी है? ये भी उसकी बनी है। अब ये मान ले कोई ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल मतलब मान ले ये ईआर है, ये न्यूक्लियस है। तो आपको पता है कि यहां पानी था, बाहर का पानी साइटोप्लाज्म से किसकी वजह से अलग किया? ये मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी? लिपिड की। तो कोई भी मेम्ब्रेन बनाओगे, चाहे न्यूक्लियस की बनाओ चाहे ऑर्गेनल की बनाओ, सभी तो लिपिड की बनी होगी। तभी तो अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट आपस में अलग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर इसमें डी आएगा। समझ इस बात को। तुझे ये सोचना पड़ेगा कि जब मैं बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को लिपिड से अलग कर रहा हूं, तो यहां और इसके एनवायरनमेंट को भी तो लिपिड से अलग करूंगा। और किसी भी ऑर्गेनल की, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे ये हो, इस सब की मेम्ब्रेन को किसका बनाऊंगा? लिपिड का। सोच रहा है बेटा? पोल कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा। पूल नहीं होता, पोल होता है। अनपढ़ कौन है ये? दुष्ट। समझ आया नहीं आया? तो ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर आपसे कोई पूछे कि डब्बे के अंदर डब्बा, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर कहां मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर है? यस, यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर है? हाँ जल्दी बोलो बेटा। समझ आया? साउंड बीच बीच में थोड़ा लैग कर रहा है, मैं एक बार रिपीट करते हैं फिर से आप लोगों के लिए। आपको ये समझना है व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक धागा है, बहुत बड़ा है, वो पूरे सेल में फैल सकता है। उसको कम जगह में रखना इसलिए जरूरी है, बाकी काम भी तो करने हैं। मान ले तू पूरे घर में चादर ऐसे फैला दे तो पिटाई हो जाएगी। उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करके हम दो तरीके से रख सकते हैं। कंप्रेस करके बेड पे रख दे, प्रोकैरियोटिक सेल। कंप्रेस करके एक और चैम्बर अलमीरा में रख दे, यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो चैम्बर है सेल के अंदर, उनकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? उसकी मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होगी? बता बेटा, वो किसकी बनी होगी? बता बता। वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? सर वो भी तो उसकी बनी होगी। किसकी बनी होगी भाई? ये वाली मेम्ब्रेन किसकी बनी होंगी? सोच सकता है? बता। ये सब मेम्ब्रेन किसकी बनी होंगी? ये भी किसकी? लिपिड की बनी है। यस, यस। ठीक है। कौन है ये? समझ आ गया नहीं? बताओ।
समझ आ गया? प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में एक बाहर मेम्ब्रेन है, अंदर जितनी भी ऑर्गेनल है सबकी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। ठीक है, बैक स्लाइड, यस। ठीक है, बेसिक्स थे बेटा आज बिल्कुल से पूरे, उससे स्टार्ट करेंगे। डन है? ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। सर डोपा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं 10 क्वेश्चन दूंगा डोपा के, कल सॉल्व करेंगे। डोपा कहाँ होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप ये लेक्चर फिनिश करोगे, लेक्चर खत्म होते ही यहां पर आपको पीडीएफ में जब नोट्स मिलेंगे तो उस पर मैं इस तरीके से डोपा के 10 क्वेश्चन लिखता हूं। डोपा क्या होता है बेटा? डोपा के 10 क्वेश्चन लिखता हूं और मैं डोपा पे अब से नंबर डाला करूंगा और वो नंबर फिक्स रहा करेंगे। जैसे मान लो मैंने पूरे साल में कितने डोपा के क्वेश्चन दिए उसके हिसाब से, तो डोपा इस तरीके से रहेगा। ध्यान सुनेंगे। और पढ़ाऊं यार? आज इतना ही करते हैं ना, कल से और पढ़ेंगे। ठीक है, यस। हाँ, इस तरीके से 10 क्वेश्चन रहेंगे और उसके आंसर भी मैं देता हूं साथ में। और ये लेक्चर की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? अभी टेलीग्राम पे भी मिलेगी और वैसे भी। फर्स्ट चैप्टर हम कौन सा करेंगे? सेल। प्रॉपर पढ़ाऊंगा, 6 से 7 लेक्चर में करा दूंगा अच्छे से। ठीक है, सही है। हाँ, डोपा की फुल फॉर्म बता दीजिए सर, पहली बार बता देते हैं। डोपा की फुल फॉर्म है डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। एंड नाउ डोपा बहुत फेमस है आजकल। यस, यस, बहुत फेमस है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा? आपके बेसिक्स बिल्डअप होंगे। ठीक है, ये डीपीपी के अलावा है। यस, पीडीएफ डोपा का अलग करना है। मैंने जो पिछले 2 साल में डोपा दिए उनको कंबाइन करके अलग क्वेश्चन, डोपा क्या होते हैं बिल्कुल नए क्वेश्चन बनाता हूं मैं हर साल। ठीक है, सही है। चलें, तो सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। एंड करें बेटा? ठीक है हर्ष, ठीक है, चलिए एंड करते हैं। नोट साथ के साथ मिलेंगे, यस। चलिए बेटा, 1-2 दिन आपको ऐप के साथ मतलब फेमिलियर हो जाओगे, तब फिर आपके यहां दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। थोड़ा सा फेमिलियर होने की जरूरत है। ठीक है, बस परेशान नहीं होइए। डन है? ठीक है, चलिए एंड करते हैं।